जैसे मैंने कहा कि पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम को जब स्टडी किया थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों, तो हमें ये पता चला उस वक्त की फिजिसिस्ट को ये पता चला कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, अगर उनको आप डिस्क्रीट नेचर में देखें, जब वो ब्लैक बॉडी के अंदर कोई ऐसी मैकेनिज्म है, प्लैंक हाइपोथेसिस ये था कि जिसकी वजह से वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स इमिट करता है, और इस तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की जो कर्व है वो एक्सपेरिमेंट के साथ मैच करती है। आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इसी को कंटिन्यू करेगा, इसी हाइपोथेसिस को कंटिन्यू करेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी जिसकी भी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस वक्त मौजूद नहीं थी। तो आइंस्टाइन ने जो प्लैंक का आइडिया था कि डिस्क्रीट नेचर है ब्लैक बॉडी के अंदर, मटेरियल के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसमें डिस्क्रीट नेचर है और वो एनर्जी को पैकेट्स की सूरत में इमिट करती है, इसको एक स्टेप फर्दर लेकर आगे ले जाकर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन किया, और इसी की वजह से इस एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टाइन को फिर नोबेल प्राइज भी मिला। तो देखते हैं कि आइंस्टाइन ने किस तरह ये एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन उससे पहले ये एक्सपेरिमेंट था क्या, ये ऑब्जर्वेशन थी क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि अगर आपके पास एक मेटल सरफेस हो, लेट्स से ये सिल्वर की मेटल सरफेस है, और इसके ऊपर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शाइन करें। अब देखिए इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर एग्जांपल, और इन इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, और एटम्स में इस मेटल के अंदर एटम्स हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लूँ, चाहे वो विजिबल रेंज हो या पूरे स्पेक्ट्रम से कहीं इंफ्रारेड हो या अल्ट्रावायलेट हो, जो भी हो, अगर आप सेलेक्ट करें और उसको शाइन करें इसके ऊपर, तो इनमें कुछ एनर्जी है, इन रेडिएशंस में एनर्जी है, तो वो एनर्जी ये ट्रांसफर करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को। और अगर मैं इस पूरे सेटअप को कनेक्ट कर दूँ, सर्किट को कंप्लीट करूँ, सर्किट कंप्लीट हो जाए और इसको मैं कनेक्ट करूँ, तो मुझे यहाँ पर करंट मिलना चाहिए, फोटो जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होने चाहिए। क्यों कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एनर्जी लेंगे, तो ये एनर्जी लेके इस वायर के अंदर ये सर्किट, और यहाँ पर हमने एक मेजरिंग डिवाइस भी लगा रखी है, करंट की मेजरिंग डिवाइस, लेट्स से एमीटर, तो मुझे यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए। तो ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है और हमारी इंट्यूटिव बात है कि ऐसे होना चाहिए, ये करंट हमें मिलना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या थी, वो ये कि फर्स्ट करें आप कोई पर्टिकुलर मेटल लें, सिल्वर मेटल लें, और अगर उसमें हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यानी ऑब्जर्वेशन ये थी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहा था वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट था। इसका क्या मतलब है कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट था, यानी अगर आप लेट्स से इसके ऊपर कोई रेड कलर की लाइट शाइन करें, यानी रेंज जो है उसकी जो वेवलेंथ है वो लेट्स से विजिबल लाइट हमने ली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, और वो उसके ऊपर हम शाइन कर रहे हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें नहीं मिल रहा, लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इस वायर के अंदर, एमीटर हमें जीरो करंट शो कर रहा है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है। तो आइडिया ये था कि शायद यहाँ से जो एनर्जी मिल रही है वो कम है इनको इजेक्ट करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन के लिए एनर्जी कम है। तो अगर हम इस एनर्जी को बढ़ा दें, यानी इंटेंसिटी को बढ़ा दें, और एक की जगह पर दूसरा सोर्स ले आए, फॉर एग्जांपल दो डबल सोर्स ले आए, तो होना ये चाहिए कि यहाँ से हमें करंट मिलना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि स्टिल यहाँ पर कोई करंट नहीं, हमें स्टिल कोई करंट नहीं मिल रहा, आल्दो कि हमने इंटेंसिटी को डबल कर दिया, सेम कलर की या सेम वेवलेंथ की जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनको हमने डबल भी कर दिया, तब भी हमें कोई करंट वहाँ से नहीं मिल रहा, वायर के अंदर कोई करंट। इवन अगर आप इसको फर्दर भी इंक्रीज कर दें तो फिर भी आपको यहाँ से कोई करंट नहीं, फिर भी आपके पास कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं। लेकिन अगर आप एक और काम करें इसके साथ, बजाय इसके कि आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करें, आपने देखा कि हमने ये रेड कलर की लाइट को, इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, तो हमें करंट नहीं मिल रहा था,
कम इंटेंसिटी पे भी ज़्यादा इंटेंसिटी पे कोई करंट नहीं। लेकिन अगर हम ये कर लें कि बजाय इसके कि हम इसकी सोर्स को चेंज करें और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को चेंज करें और लो इंटेंसिटी पे भी हमें करंट मिल जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी कि आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। आपने देखा कि जिस तरह हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो हमें करंट मिलना शुरू हो गया और उससे पहले किसी एक इससे लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास जो करंट था वो नहीं था। अगर जो हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया और इंक्रीज करते गए तब भी हमें कोई करंट नहीं मिल रहा। ये जो ऑब्जर्वेशन थी ये बड़ी ट्रबलसम थी कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं या इन अदर वर्ड्स एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो वो एनर्जी आ तो रही है मेटल सरफेस के ऊपर, तो स्टिल इसमें से करंट क्यों नहीं आता, क्यों इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते। तो आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन यूँ दी और उन्होंने जो प्लैंक्स का आइडिया था उसको एक स्टेप फर्दर लेके गए। तो अभी हम देखेंगे, हम दोनों आइडियाज़ को कंपेयर भी करेंगे कि प्लैंक के आइडिया में, प्लैंक के हाइपोथेसिस में और आइंस्टाइन के हाइपोथेसिस में बुनियादी फ़र्क क्या है और किस तरह आइंस्टाइन ने प्लैंक के आइडिया को एक स्टेप फर्दर ले जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। वो ये है, यानी हमारा बेसिक क्वेश्चन अब यही है कि व्हाई हायर इंटेंसिटी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स do not knock off electrons. तो we get photoelectric current for X-ray source but not for visible light. हमारे पास जो इंटेंसिटी है X-rays की वो कम है रेड कलर की, रेड लाइट से हमारे पास कम है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास ज़्यादा है। तो ये इंटेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। वरना तो फिर रेड कलर के लिए एमिशन होती, रेड कलर की एमिशन नहीं हो रही, एक्सरेज के लिए एमिशन हो रही है। लेकिन हमें फिर ये पता है कि एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, यानी ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। और इसकी वजह क्या है? आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन ये थी कि एक्चुअली हमारे पास एनर्जी जो है वो पैकेट्स की सूरत में है। तो ये तो प्लैंक ने भी कहा था। तो इसमें नई बात क्या की? आइंस्टाइन ने नई ऐसी कौन सी assumption ली, ऐसी कौन सी एक्सप्लेनेशन दी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो गई। और उससे पहले प्लैंक के हाइपोथेसिस को लेकर क्यों ये एक्सप्लेनेशन जो है नहीं हो रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम दोनों हाइपोथेसिस को कंपेयर करें, हम अगर प्लैंक के हाइपोथेसिस को और आइंस्टाइन के हाइपोथेसिस को कंपेयर करें तो फिर आपको पता चलेगा कि फ़र्क क्या है। प्लैंक का हाइपोथेसिस बुनियादी तौर पर ये था कि जब एक आपके पास रेडिएशंस आती हैं और एक ब्लैक बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं और वो कंटिन्यूस रेंज में आती है, ये कंटिन्यूस है। जो हमारे पास रेडिएशंस हैं बजाते खुद वो अपने अंदर इन इटसेल्फ वो कंटिन्यूस नेचर की है। लेकिन जब वो बॉडी के अंदर चली जाती है, यानी इस मटेरियल के अंदर जब जाती है, तो मटेरियल के अंदर एटम्स की कोई मिस्टीरियस कॉम्बिनेशन है जो फिर दोबारा से जब एनर्जी इमिट करती है तो पैकेट्स की सूरत में, यानी यहाँ पर ये कंटिन्यूस है लेकिन ये फिर E = hf है जब यहाँ से वापस कैविटी से बाहर आती है। तो कुछ उनके साथ ऐसे होता है मटेरियल के अंदर जाकर, ब्लैक बॉडी के अंदर जाकर एटम्स की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लली ऐसे है कि वो उनको फिर डिस्क्रीट पैकेट्स की सूरत में इमिट करती है। आइंस्टाइन ने इसे एक स्टेप फर्दर जाकर ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इटसेल्फ क्वांटाइज्ड है और वो पैकेट्स की सूरत में आती है। ये नहीं है कि सिर्फ मटेरियल के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि आप देखें तो वो रेडिएशंस जो है वो क्वांटाइज्ड है और वो पैकेट्स हैं E = hf के पैकेट्स हैं। अगर ये वाकई सही है तो अगर हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करें, लेट्स से हम लैम्डा, रेड कलर का जो लैम्डा है वो 700 नैनोमीटर्स इतनी होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज अगर हम लें और इससे एक पैकेट कैलकुलेट करें तो जो रेड पैकेट फोटॉन होगा, रेड कलर का फोटॉन होगा, उसकी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। दूसरी तरफ अगर हम, और हमने इसमें ये रिलेशनशिप यूज किया है F = c/λ, अगर हम दूसरी तरफ जो एक्सरेज हैं उसकी लें फ्रीक्वेंसी और या लेट्स से ग्रीन कलर की और उसकी फ्रीक्वेंसी लें
और उससे कैलकुलेशन करें एक सॉफ्ट एक्स-रेज फोटॉन की, तो वो तकरीबन 1.24 keV आती है। ये एक फोटॉन की एनर्जी है। अब जाकर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि क्यों वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट चीज़ हमारे पास आ रही थी। लेट्स अब हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा था उसके अंदर। अब उससे पहले एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है और वो है वर्क फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे वो थ्रेशोल्ड एक्सप्लेन होती है कि जब भी किसी मेटल सरफेस के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अंदर बाइंडिंग एनर्जी होती है, वो उसको बाइंड किया हुआ होता है और कम से कम आपने इतनी बाइंडिंग एनर्जी देनी है कि इससे ज़्यादा हो, यानी आपका जो फोटॉन है वो वर्क फंक्शन जो है उसका इससे ज़्यादा, उसकी एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। लेट्स यहाँ पर जो सिल्वर मेटल के अंदर है वो 4.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका वर्क फंक्शन है, यानी इतनी बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में और जो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान इतनी बाइंडिंग एनर्जी है। तो इससे ज़्यादा की अगर आप देंगे तो फिर इमिशन होगी, वरना अदरवाइज तो नहीं होगी। तो ये वर्क फंक्शन है। अब अगर मैं यहाँ से लेट से रेड कलर लेता हूँ और हमने कैलकुलेट किया कि उसका एक फोटॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कंटिन्यूअस नहीं है। जब आप कंटिन्यूअस समझ रहे थे तो फिर तो आपके पास एक मुसलसल एक एनर्जी आ रही थी, कंटिन्यूअसली एक एनर्जी आ रही थी जो कि ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ से एक सिंगल फोटॉन आता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है। अब अगर ये पूरी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स भी क्यों ना हो, फोटॉन क्यों ना हो, एक वक्त में एक ही फोटॉन इसको नॉक ऑफ करेगा, क्योंकि ये तो स्कैटरिंग है, ये तो पार्टिकल स्कैटरिंग है। एक फोटॉन उसके साथ आके टकराएगा। अगर एक फोटॉन ने अपना काम नहीं किया, वो चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रह गया, अगला जब आएगा तो फिर वो भी काम नहीं कर सकेगा, उससे अगला जो आएगा वो भी काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक फोटॉन को यानी 1 to 1 है ना, 1 to 1 ये कैसी इन दोनों के दरमियान लड़ाई है जो एक 1 to 1 लड़ाई है। एक फोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक फोटॉन आके उसको नॉक ऑफ करेगा, अगर वो कामयाब नहीं होगा वो चला जाएगा, अगला फोटॉन है, अगला फोटॉन भी उससे कम एनर्जी का है तो वो भी नॉक ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन ही ज्यादा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारे पास रेड कलर का फोटॉन है। जब ये एक आता है और इसके साथ स्कैटरिंग करता है या कोलिजन करता है तो वो उसको इमिट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि उसकी जो टोटल एनर्जी है एक फोटॉन की वो कम है इसके वर्क फंक्शन से। तो अगर आप एक इसकी इंटेंसिटी को जितना भी बढ़ाएं, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं। और यही ऑब्जर्वेशन थे कि हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इमिशन नहीं हो रही थी। लेकिन इसके बजाय अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, फॉर एग्जांपल हम ये आपने देखा कि एनर्जी जो है वो उससे कम है वर्क फंक्शन से फोटॉन की, अगर इसके बजाय ये देखिए हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? ये सारे फोटॉन आके नाकाम होते जा रहे हैं, दे आर अनसक्सेसफुल, वो नहीं निकाल सक रहे, बारी बारी आ रहे हैं, बारी बारी कोलिजन हो रही है लेकिन कोई इमिशन नहीं हो रही। अगर इसकी जगह पर हम एक्स-रेज ले जिसकी एनर्जी अब आप देख रहे हैं कि उसके वर्क फंक्शन से काफी ज्यादा, तो एक फोटॉन काफी है इसको नॉक ऑफ करने। एक भी फोटॉन क्योंकि उसका वर्क फंक्शन उससे ज्यादा है तो एक भी उससे ज्यादा होगा और हमारे पास इमिशन होगी। और ऐसा आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ शेल से बाहर चला जाएगा और इमिशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि फोटॉन की जो नेचर है, जो पार्टिकल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद कंप्लीट होती है। सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जरूरी नहीं है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये दोनों चीजें जो है मिलकर और साथ में कॉम्पटन इफेक्ट, क्योंकि ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स मिलकर फिर ये इस्टेब्लिश होता है कि वाकई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर है और उनका हर एक रेडिएशन का फोटॉन है और फोटॉन की एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इज इक्वल टू एचएफ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इज इक्वल टू एचएफ है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी तो कम एनर्जी। इस तरह हमारा जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसमें एक एक फोटॉन आता है, रेड लाइट में या इंफ्रारेड में या अल्ट्रावायलेट में या एक्स-रेज में, हर एक का अपना एक फोटॉन है, हर एक की अपनी एक एनर्जी है। ये कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर हो सकती तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स ना होता। तो ये डिस्क्रीट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ये डिस्क्रीट नेचर की है। तो इस तरीके से हमारा जो ये एक स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल है फोटॉन, उसकी नेचर जो है वो इस टाइप की है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये कि जब हम रेड लाइट इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम बहुत टाइम के लिए इस्तेमाल करें
तो अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते तो इसको तो गर्म कर सकते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल सकते हैं। हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ की टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो फिर हमारे पास वो ठीक है आपकी बात कि जब वो हीटअप होगी और वो दोबारा ही फोटॉन उससे निकल के हीट भी, तो जब हीट होगी तो हीट भी तो एनर्जी है ना। यानी अगर आपने एक मेटल सरफेस रखी हुई है, धूप में भी रख दें तो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगी, करंट नहीं बनेगा, लेकिन वही हीट उससे दोबारा आएगी, इंफ्रारेड एनर्जी होगी, वो आपको गर्म नजर आएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ नहीं कर सकेगी। तो इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करने के लिए आपको उसे हायर फ्रीक्वेंसी, वन फंक्शन से हायर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस उसके ऊपर डालनी होगी। अगर आप उससे कम एनर्जी के निकालेंगे तो वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हीट हो जाएगी किसी और फॉर्म में, क्योंकि जब ये स्कैटरिंग होती है इसमें सिर्फ एक फिनोमेना इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत सारे फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। एक ही वक्त में बहुत सारे काम हो रहे हैं, एक ही वक्त में डेसिपेशन हो रही होती है एनर्जी की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो रहा होता है, और बहुत सारे, हर एक की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, तो कोई कम हो रहा होता है कोई ज़्यादा हो रहा होता है। तो हो सकता है कि डेसिपेशन एनर्जी की ज़्यादा हो रही हो और आपको हीट मिल रही हो, गर्म हो रही हो चीज़, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नहीं बन रहा हो। सर बस वो गर्म हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं, ऐसे नहीं है कि आप किसी मेटल को हीटअप करें और उसमें से करंट शुरू हो जाए, वो स्टिल जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग उनके उधर मौजूद होती है, इवन वो मेल्ट हो जाए तो स्टिल उधर पर उनकी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उधर मौजूद होती है। उनको बाकायदा नॉक ऑफ करने के लिए आपको इस तरीके से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटॉन जो है उनके ऊपर डालने होंगे ताकि वो उनको नॉक ऑफ करें। जी ये समझ नहीं आया कि जो लाइट आ रहा है वो डिसकंटिन्यूअस कैसे? ये जो लाइट की इंट्रिंसिक नेचर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ये इनके अंदर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल आपको ये जो लाइट नज़र आ रही है ये वो बहुत छोटे हैं, आपको तो कंटिन्यूस ही लग रही है, लेकिन अगर आप उनको, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो उसको रिवील करता है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, ये तो छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो आ रहे हैं। तो ये बनी हुई ऐसी है, लाइट बनी हुई ऐसी है कि छोटे छोटे पैकेट्स हैं। सर जी अगर हम इसकी डिफिनेशन करें या कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस तो ये है कि जो आ रहे हैं वो कभी कट न होते या कभी इंक्रीज नहीं होते। तो जब हम सनलाइट मतलब बैठे गर्मी में बैठे तो अगर वो डिसकंटिन्यूअस होते तो कभी दर्जात कम करते कभी ज़्यादा करते, लेकिन हमें दर्जात नहीं, असल में कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जब इस तरह तो कंटिन्यूस है कि बहुत सारे पैकेट्स एक साथ आ रहे हैं और इतने करीब है और इतने छोटे हैं कि आपको फील भी नहीं होगा। जैसे अभी इधर एयर मौजूद है, एयर के अंदर पार्टिकल्स है, एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं और वो डिस्क्रीट एटम्स हैं, लेकिन आपको तो फील नहीं होता उनकी, यानी वो इतने ज़्यादा हैं और इतने करीब हैं और इतने तेज़ हैं आ रहे हैं कि आपको तो फील नहीं होता। या आप पानी पीते हैं तो आपको उसमें H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो फील नहीं होते कि आपकी गोलियाँ तो नहीं निकल रही हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई टैबलेट्स खा रहा हूँ, क्योंकि वो इतने छोटे और इतने ज़्यादा हैं कि आपको लगता है कि वो एक कंटिन्यूस फ्लो। सिमिलरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके फोटॉन्स वो आपको ऐसे लगता है कि वो कंटिन्यू, आपको ऐसे नहीं लगता कि वो, ये तो हमने इसको एक्सजेरेट करके बनाया हुआ है ना, लेकिन है ज़रूर। अब आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं ना, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो बात कर सामने आ जाती है कि वाकई ये डिस्क्रीट नेचर है, ठीक है। तो जिस तरह अगर आप पानी पिए तो पानी ऐसे तो नहीं है कि एक एक H2O आपको फील होगा, एक एक मॉलिक्यूल जो है वो जा रहा है, वो फील नहीं होगा, वो इतना छोटा है। अगर ऐसे होता तो फिर हम अपनी कॉमन सेंसेस की मदद से बहुत पहले पता लगा लेते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो पैकेट्स की सूरत में, या पानी की जो वो है वो हम पहले से पता लगा लेते। हमारी कॉमन सेंसेस को इतनी सेंसिटिव नहीं हो सकता इतनी छोटी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करके देखने के लिए वाकई पैकेट्स। लेकिन जब हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें, अब भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी जो प्रेजेंट डे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो मौजूद होंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस नहीं है कि हम उन चीज़ों को जाके डिटेक्ट कर सकें। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें कि वो जाके फिर मज़ीद जो नेचर की असल है उसको जाके वो डिटेक्ट करें। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने जाके वहाँ पर वाकई देखा कि ये डिस्क्रीट नेचर में मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो बेसिक नेचर है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं या एक पैकेट्स हैं एनर्जी के जो मौजूद हैं। ठीक।
थैंक यू।